लाइक हमने अपने पिछले सेशन में देखा था, पिछले कुछ सेशन में, कि टेस्टिंग लेवल्स हमारे जो होते हैं, कौन कौन सा होता है। पहला, यूनिट टेस्टिंग। दूसरा, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तीसरा, सिस्टम टेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो दीज आर माय टेस्टिंग लेवल्स। ओके। नाउ हमें भी पता है दिस इज डन बाय द डेवलपर, दिस इज डन बाय द, इसमें दो होता है, एक होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, अल्फा एंड बीटा। अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर ऑन क्लाइंट लोकेशन, क्लाइंट एनवायरनमेंट बोल। एंड बीटा टेस्टिंग is done by, sorry, alpha tests, sorry, this is alpha testing is done by client on dev environment, and beta testing is done by developer, dev, on client environment। ये होता है, ठीक है। ये दोनों मैं बताऊंगा, डेव एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, देन क्लाइंट एनवायरनमेंट क्या होता है, एंड व्हाई द डेवलपर इज इन्वॉल्व फॉर बीटा टेस्टिंग। जब टेस्टिंग वर्ड है तो चलो ठीक है, यूनिट टेस्टिंग तो हमें पता है कि वो अपने कोड को एक चेक करता है कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, सारे रिक्वायरमेंट हमने कवर किया है कि नहीं, जो या जिस फीचर के लिए हम कोड कर रहे हैं। लेकिन जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, एंड ये दोनों टेस्टिंग करता है टेस्टर। तो टेस्टर जब टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, देन व्हाई द डेवलपर इज इन्वॉल्व हियर। Sir, Abdul is asking the link for joining the call, joining the class. मैसेज है। Yes, sir. I get a call from WhatsApp. वो मैसेज कर दो आप, मैंने तो भेज रखा है उसको। कौन, अब्दुल? अच्छा, वो ठीक है, कर दो आप मैसेज कर दो। सो नाउ ये हम डिस्कस करें कि डेवलपर क्यों करता है बीटा टेस्टिंग। एंड आपने सुना होगा, बीटा, व्हाट्सएप का बीटा फेज है। कोई एप्लीकेशन ऐसा मास के लिए लॉन्च कर रहे हैं, बीटा फेज है। बट रिमेंबर, 99% लोग कंफ्यूज हैं, दिस एंड दिस, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। सो ये हम देखेंगे होता क्या है। जब मैं अभी डेव इन्वायरमेंट, आपको क्लाइंट इन्वायरमेंट और ये सब बताऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन। सो सेकंड, नाउ सी दिस। अब ये दोनों टेस्टिंग करता है टेस्टर। सो रिमेंबर, जो हम अपना क्या अभी डिस्कस करेंगे, टेस्ट प्लान। सो प्लानिंग में हमें क्या करना होगा, एज ए टेस्टर हम टेस्ट प्लान को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन दीज टू, always focus on these two, because this is not part of the tester, this is not part of the tester ये sorry, this one, टेस्टर इन्वॉल्व होता है इन दोनों में। तो वी विल ऑलवेज डिस्कस, जब भी हम इस बारे में बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ओनली फॉर दीज टू लेवल्स। रेस्ट आपने बहुत चीजें सुना होगा। यार हम करते हैं क्या, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, देन सबसे पहले हम स्मोक करते हैं, स्मोक टेस्टिंग। और आपने सुना होगा कि फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं।
लेकिन फंक्शनल टेस्टिंग कहीं पे भी है हमारे टेस्टिंग के लेवल में? कहीं पे भी नहीं है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, फंक्शनल टेस्टिंग। वी ऑलवेज डू सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसे हम एसआईटी भी बोलते हैं। अब टेस्टिंग कुछ भी होगा तो सर फंक्शनैलिटी तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे। दो चीज तो उसमें, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो तीन चीज उसमें होगा ही होगा, या चार चीज आप कह लो। डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर किस ऑडियंस के लिए बना है। पहली चीज होगी उसकी जीयूआई, दूसरी चीज होगी फंक्शनैलिटी, तीसरी चीज होगी परफॉर्मेंस, एंड फोर्थ चीज होगा सिक्योरिटी। इतनी चीजें तो होनी ही होनी है। तो अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मेरे टेस्टिंग के स्कोप में अगर परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फंक्शनल और जीयूआई मेरे टेस्टिंग के स्कोप में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हम हमारा सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा? तो अब आप बोलोगे अच्छा, हम अगर बिजनेस लेयर को टेस्ट कर ले, सीधे एपीआई को टेस्ट कर ले। सर एपीआई को भी टेस्ट करेंगे तो बेसिकली ठीक है, फ्रंट एंड तो नहीं है इसका, लेकिन एपीआई फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो हम फंक्शनल टेस्टिंग हम बोलते जरूर है, बट एज सच ऐसा कोई टेस्टिंग लेवल होता ही नहीं है। टेस्टिंग का लेवल होता है एसआईटी, जिसे नॉर्मल हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में फंक्शनल टेस्टिंग चल रही है। अब फंक्शनल टेस्टिंग तो सिस्टम टेस्टिंग भी है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी है। ना आपने जो ये टर्मिनोलॉजी सुना, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, स्मोक, देन सैनिटी, एडहॉक, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। सो दीज आर नॉट द टेस्टिंग लेवल्स, दीज आर कॉल्ड टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज अब किस फेज के अंडर आ रहा है, इसका हेडर क्या है? एसआईटी। तो इस टेस्टिंग लेवल के ये फेज हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जितने आप आपसे अगर इंटरव्यू में कोई पूछे ना कि व्हाट आर द टेस्टिंग टाइप्स, तो लोग धड़ल्ले से बोलते हैं रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी, स्मोक टेस्टिंग। नो, दीज आर नॉट टेस्टिंग टाइप्स। टेस्टिंग टाइप्स अगर ओवरऑल बात करें, सो ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। अगर पूछे व्हाट आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप, सो फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। एंड फंक्शनल टेस्टिंग के ये लेवल्स हैं, एसआईटी, या ये आप कह लो, ये जो है ये पूरा टेस्टिंग लेवल्स, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर, दीज आर द लेवल्स ऑफ द फंक्शनल टेस्टिंग। तो हम अपने टेस्ट प्लान में इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज की, तो टेस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वहां पे आएगा। नाउ सी, अब टेस्ट प्लान क्या होता है जो हमने कल भी डिस्कस किया सर? सो बेसिकली टेस्ट प्लान अ डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर कौन करता है? टीम लीड और मैनेजर। ऑलवेज द सीनियर पर्सन। कभी भी ये 2 साल, 5 साल, 6 साल वाले से नहीं करवाते हैं। कुछ कंपनी में बोलते हैं हाँ बना लो टेस्ट प्लान, बट वो कुछ भी डॉक्यूमेंट लिख देता है, दैट इज नॉट अ करेक्ट टेस्ट प्लान। सो ये हमेशा एक इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कम से कम वो 4-5 एप्लीकेशन पे काम कर चुका है। और वो एप्लीकेशन 1 महीने 2 महीने का नहीं हो, थोड़ा, मैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जो करीब 2 साल 3 साल प्रोजेक्ट चलता है। तभी वो प्लानिंग उसकी सक्सेस होगी। देन एक डॉक्यूमेंट होता है, बनाता कौन है? व्हाट ए डॉक्यूमेंट, हु प्रिपेयर्स? टीम लीड और मैनेजर। देन व्हाट इज द डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट होता क्या है? अ गाइड विच हेल्प्स
टेस्टिंग टीम किन मैटर में हेल्प करता है, किन किन पॉइंट्स में? व्हाट टू टेस्ट, व्हाट नॉट टू टेस्ट, देन हाउ टू टेस्ट, देन व्हेन टू टेस्ट, व्हेन टू फिनिश, और ये काम कर रहे हैं तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। एंड अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या मेरा काम स्मूथली हो जाएगा? कोई भी प्रोजेक्ट है हम करते हैं, जैसे मैं सब्जी लेने बाजार ही जा रहा हूँ, तो मैं आंख बंद करके बाजार चला जाऊंगा सब्जी लेने, मेरे घर के पास में 2 मिनट का रास्ता है, मैं डेली जाता हूँ। आंख पे पट्टी बांध के चला जाऊंगा तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा? और पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मैं मुझे कोई धक्का ना मारे, कोई ठोक ना दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो रिस्क भी है। सो रिस्क एंड देन क्लोजर। सो दीज आर द, ये मोटे मोटे मैंने आपको फीचर लिखा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑन डिटेल। सो ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है, जो टेस्टिंग टीम को गाइड करेगा, एंड साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट हम क्लाइंट को भी भेजते हैं और अपने मैनेजमेंट टीम को भी भेजते हैं, दोनों को भेजते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि क्लाइंट को अगर हम भेज रहे हैं, अब क्लाइंट चलो ठीक है, वो वर्मा जी का लड़का है क्लाइंट हमारा, तो शर्मा जी देख रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो वो तो चल जाएगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के भेज दे। लेकिन आप सोचो कि एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ एक ऐसे क्लाइंट के साथ जो एक अच्छा लमसम पैसा हमारी कंपनी को दे रहा है, तो वो मुझसे 100% प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की उम्मीद रखेगा, करेक्ट? और वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो पर्सन होगा, वो हम 2 साल 4 साल वाले को बैठा दे तो फिर क्या होगा? क्या डॉक्यूमेंट देगा उसमें? इतने वो कमियां निकाल देगा। और एक बार इंप्रेशन खराब हुआ तो ऑब्वियस है कि आप कितना भी अच्छा काम करो ना, वो थोड़ा सा डाउटफुल हो कर डाउट करेगा कि यार ये काम सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यह काम इसने कर तो दिया है लेकिन क्या सही किया है कि नहीं किया। इसलिए हमारे हर एक्शन से, हर एक्टिविटी को क्लाइंट बहुत वॉच करता है ना। जब ये डॉक्यूमेंट बनता है ना, तो डॉक्यूमेंट बनता है तो कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे एक इंट्रोडक्शन, स्कोप, टारगेट ऑडियंस, रिवीजन हिस्ट्री। ये चीजें कॉमन होती है किसी भी डॉक्यूमेंट। तो इंट्रोडक्शन पे क्या होता है, बेसिकली हम 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाई वी आर, व्हाट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। ये जिस सॉफ्टवेयर का हम प्लानिंग कर रहे हैं, टेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा। तो सिंपली हम जैसे ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो लिख देता हूँ, थ्रू दिस ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉम एप्लीकेशन यूजर विल एबल टू बाय प्रोडक्ट बाय सर्च बाय पे। जो भी उसके कुछ फीचर है, हम उसका एक 1 लाइनर 2 लाइनर, बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखते, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, कि जिससे कोई भी पढ़े, ये इंट्रोडक्शन से उसे समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्लानिंग जो है ये बेसिकली किस टाइप के एप्लीकेशन की हमने प्लानिंग की है। नाउ द स्कोप होता है कि अब ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया, इस डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है, ये कब तक वैलिड है, बेसिकली दैट डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियस है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ, ई कॉम के लिए, मान लो एक मैं फ्लाईओवर बना रहा हूँ
इस लोकेशन से इस लोकेशन, जो मान लो कि 500 मीटर का है, तो मैं इसके लिए एक इसको बनाऊंगा कि हाँ ठीक है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, दिस दैट ऑल द थिंग्स, जितना लेबर कॉस्ट होगा वो इतना के लिए सफिशियंट है। अब यही मैं 500 मीटर का बना रहा हूँ 2 साल के बाद किसी दूसरे सिटी, तो क्या ये स्कोप उसके लिए वैलिड होगा? नहीं होगा, क्यों? है तो दोनों सेम डिस्टेंस, सेम फ्लाईओवर में बना रहा हूँ, लेकिन वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आफ्टर 5 ईयर रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज, लेबर कॉस्ट इंक्रीज, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, तो वो स्कोप चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, 100% नहीं होगा, बनेगा फ्लाईओवर वैसे ही, वही मटेरियल हम यूज करेंगे। करेक्ट। तो हम स्कोप का यूज कर सकते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट में, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ हो, उस प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं, बट 35% हम वहां से रेफरेंस, इसका रेफरेंस उठा के हम दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली स्कोप क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन पार्ट हम लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कब से कब तक वैलिड है। तो ऑब्वियस है, दिस डॉक्यूमेंट इज, अगर हम अभी की बात करें, सो फॉर दिस ई कॉमर्स एप्लीकेशन, नाउ द टारगेट ऑडियंस इसका कौन होगा, ये प्लान कर रहे हैं, टेस्टिंग की प्लान कर रहे हैं। सो टारगेट ऑडियंस नेवर, जब भी हम टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसका टारगेट ऑडियंस कभी भी एंड यूजर नहीं हो। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी एंड यूजर मतलब जो लॉन्च के बाद उसे यूज करेगा, वो हमारा टारगेट ऑडियंस अभी कभी भी नहीं हो, बिकॉज दिस इज स्टिल इन द टेस्टिंग फेज। तो टारगेट ऑडियंस कौन होगा? टेस्टिंग टीम। क्यों होगा टेस्टिंग टीम? क्योंकि फॉलो तो इसी को करना है। देन क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है हमारा, वो भी चेक करेगा। देन मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी लिखा था कि व्हेन टू स्टार्ट एंड टाइम जो भी रिक्वायर्ड है, वो उसको लेके कंसर्न है मैनेजमेंट टीम की, भाई कितने दिन में टेस्टिंग खत्म होगी। और इस टारगेट ऑडियंस में डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, वो डेवलपमेंट में वो टारगेटेड ऑडियंस है, बट नॉट इन द टेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट टीम इज टारगेटेड ऑडियंस। रिवीजन हिस्ट्री हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्योंकि वो बाद में चीजें आती हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक हम टेबुलर फॉर्मेट में कुछ चीजें बनाते हैं, जो कि एक आइडिया देता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है एंड ऑल दैट। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जहां से हमारा टेस्ट प्लान बेसिकली शुरू होता है, जो टेस्ट प्लान का अपना की कंटेंट है। सो फर्स्ट थिंग दैट इज फीचर टू बी टेस्ट। सर स्कोप में बेसिकली वैलिडिटी होती है क्या, कि मतलब कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा हाँ, प्रोजेक्ट? स्कोप में नहीं, कब से स्टार्ट होगा नहीं। लाइक स्कोप अगर मैं बोलूं, तो दिस टेस्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर द ई कॉमर्स एप्लीकेशन, and the testing team will follow the all the guidelines as mentioned in this test plan. We can use this test plan, few of the things of the test plan as a reference point for our next project, which is similar kind of thing, similar kind of project. That's it. क्योंकि वो डॉक्यूमेंट, जैसे आप टेस्ट केस लिखे, मान लो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है abc.com, तो आपने टेस्ट केस लिखा, तो उस टेस्ट केस का स्कोप उसी प्रोजेक्ट के लिए होगा ना, राइट? उसको दूसरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो आप? नहीं। सो उसका स्कोप लिमिटेड हो गया ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। नाउ द फर्स्ट थिंग, जो टेस्ट प्लान का अपना कंटेंट है, फीचर टू बी टेस्ट। देन सेकंड, फीचर नॉट टू बी टेस्ट।
तो फीचर टू बी टेस्ट का मतलब हो गया कि सर हमें कौन से फीचर को टेस्ट करना है, और नॉट टू बी टेस्ट किस फीचर को टेस्ट नहीं करना है। अब ये तो थोड़ा सा डाइसी हो गया कि यार हमें तो एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट करना है। तो टेस्ट प्लान में हम लिख रहे हैं फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कौन से फीचर को टेस्ट नहीं करना। तो दोनों चीज मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इतनी एक्टिविटी तो टेस्टिंग होगी ही होगी। तो अगर मेरे टेस्टिंग स्कोप में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे वो चीजें मेंशन करते हैं, दिस परफॉर्मेंस फीचर इज आउट ऑफ बॉक्स, सिक्योरिटी इज आउट ऑफ बॉक्स। तो ये तो चलो दो चीज हो गया, लेकिन एक ऐसा समझो कि मान लो एक हमारा एप्लीकेशन है जीमेल। जीमेल में एक तो ईमेल फैसिलिटी है, देन ड्राइव है। ड्राइव के अंदर भी एमएस वर्ड है, और ड्राइव के अंदर आप फोल्डर बनाते हो, बहुत सारे फाइल्स वगैरह रखते हो, लेकिन जो मेजर मैं लिख रहा हूँ एमएस वर्ड है, एक्सेल है। देन आप फोल्डर अपना बनाते हो, बहुत सारे फोल्डर के अंदर फाइल्स स्टोर करते हो। करेक्ट। अब आपकी कंपनी ने बोला कि आपको ईमेल, मतलब मान लो गूगल के साथ आपकी कंपनी का एक हुआ टेस्टिंग का एग्रीमेंट, कि गूगल ने बोला कि मुझे अपनी एप्लीकेशन जीमेल का टेस्ट करवाना है। तो आपने बोला सर जीमेल में तो बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है हम सारा कर देंगे। गूगल बोला नहीं नहीं भाई, हमें सब नहीं करवाना है तुमसे, आप सिर्फ ईमेल के फीचर को टेस्ट करो। अब ईमेल के फीचर कितने हैं, जो भी है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, देन इनबॉक्स, सेंड, ट्रैश, ड्राफ्ट, जो भी ईमेल का फीचर है, दीज फीचर गूगल ने बोला आप टेस्ट करो। ये फीचर हम दूसरे से टेस्ट करवाएंगे, ये आपकी कंपनी टेस्ट करेगी, लेट से एक्स, एंड ये वाई कंपनी टेस्ट करेगी। सो दो चीज क्लियर हो गया, फीचर टू बी टेस्ट हमें ईमेल फीचर को ही सिर्फ टेस्ट करना है, फीचर नॉट टू बी टेस्ट तो हमें जीमेल में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो टेस्ट हमें करना है, अब ये दो हो या 200 हो, उन सारे फीचर का नाम लिखें। दो हो या 200, अब फीचर और वैलिडेशन दोनों को मिक्स मत करना कि यूजर आईडी 4 कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये भी तो एक फीचर है, नहीं, दैट इज अ वैलिडेशन पार्ट। फीचर मतलब कौन कौन से मॉड्यूल को हम टेस्ट करेंगे। अब वो 2 मॉड्यूल टेस्ट करना है या 200 मॉड्यूल टेस्ट करना है, उन सारे मॉड्यूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 मॉड्यूल टेस्ट करना है तो बुलेट पॉइंट करके लिख देंगे, 200 मॉड्यूल टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट बना के, लेकिन हमें नाम सबका लिखना है, कि मेरी पूरी टीम, मेरे मैनेजमेंट को, मेरे क्लाइंट को पता हो कि हम कौन से फीचर को टेस्ट कर रहे हैं। सो ऑल फीचर वी विल मेंशन हियर, जिसको हमको टेस्ट करना है। और फीचर नॉट टू बी टेस्ट, मान लो ईमेल के अंदर 50 फीचर थे, ऐसे हमें टेस्ट करना है, लेकिन ड्राइव और इनके अंदर तो 5,000 फीचर है जिसे हमें टेस्ट नहीं करना है। तो क्या हम यहाँ पे फिर 5,000 फीचर को बनाएंगे या लिखेंगे? नहीं, हम सिंपली लिख देंगे फीचर विच इज नॉट मेंशन्ड इन फीचर टू बी टेस्ट। हो गया, एक लाइन लिखे खत्म। पूरी टेस्टिंग टीम को क्लैरिटी है कि भैया हमें इसी पे स्टिक रहना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को टेस्ट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टेस्ट प्लान। ना, अच्छा ये एक ही के अंदर आएगा, दिस इज 1.1 और दिस इज 1.2, क्योंकि फीचर टू बी टेस्ट में। नाउ द सेकेंड इज टेस्ट स्ट्रेटजी। यानी यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। मैंने बहुत इंटरव्यू लिया है, और 6 साल 7 साल 8 साल वालों का भी इंटरव्यू लिया है। एंड
ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं टेस्ट प्लान में क्या क्या चीजें होती है, हैव यू एवर प्रिपेयर्ड द टेस्ट प्लान। तो वो बोलते हैं यस टेस्ट प्लान बनाए हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या क्या की कंटेंट होते हैं, एंड दे सेड दैट यही फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट, टेस्ट स्ट्रेटेजी। अब वो जो आंसर कर रहे हैं बेसिकली उन्होंने रटा है कहीं से, उन्होंने बनाया नहीं है टेस्ट, क्योंकि अगला जो आंसर वो करेंगे उसमें वो पकड़ में आ जाते हैं। तो इन्होंने नाम तो बता दिया की कंटेंट, फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट, टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड ऑल द थिंग्स जो भी आगे हम देखें ना। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है पकड़ने के लिए, सीधे उससे लोग पूछते हैं व्हाट इज टेस्ट स्ट्रेटेजी। नाउ द टेस्ट स्ट्रेटेजी में बोलते हैं हाँ जो हम टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, दिस दैट सब कुछ वो टेस्ट स्ट्रेटेजी में बोल देते हैं। और वहीं पे वो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि दिस पर्सन नेवर प्रिपेयर्स द टेस्ट प्लान। उसके बाद वो टेस्ट प्लान से जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो उसके मजे ले रहा है और कुछ नहीं। टेस्ट स्ट्रेटेजी कभी भी मैनेजर टीएल नहीं बनाता है, ये कभी भी नहीं बनाता। टेस्ट स्ट्रेटेजी जो होता है, Excuse me, Rahul, I want to ask one thing. यस, Sorry to interrupt you in between. I just want to ask that where it will be written, like a feature which is not mentioned. फीचर नॉट टू बी टेस्ट Yes, where it will be mentioned. इन द टेस्ट प्लान। Like in test plan, We manager or don't team write lead the has. feature name. No, we don't write the feature name in the test plan, which is not to be tested. Hmm. We know We that only write what the to be feature that tested. We to be know that tested. what Okay. we know that what feature need to be tested. So we mention all the feature name at here. Hmm. And So that will let's say be written by the TL and TL, manager. yes. TL manager or person who is preparing the test plan. Okay, done. But suppose there are 5,000 features in an application, like a Gmail application, which I discussed. In this, we have to test 50 feature. So we know that name of the 50 feature. That's why we are writing the test cases. Correct. We are getting the requirement for these features, right? So we know the name of this feature, what feature we need to test. So we mention the name at here. But apart from this, there are 4,950 features. I don't know the name, and I'm not concerned about the name. So I simply write feature which is not mentioned in the feature to be test. And feature to be test, we know now what feature we have to test. Here I'm assuming that we are only the TL or manager post. So how we are going to like know that the feature is to be done? Is that written on the client requirements or somewhere Yeah. else? Whatever, see, if suppose I said that you go and buy some grocery, okay. So what you will ask me, what thing you want? Give me the list. Yes, exactly. So the list is this. But in the Okay, grocery okay. store, there are these many items. Mm-hmm. Got So it. should I give you that? No, note down these items which I don't want. I give you always the item which I want. Okay, got it. Got it. Okay. So now coming to this टेस्ट स्ट्रेटेजी, टेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, टेस्ट स्ट्रेटेजी इज नेवर प्रिपेयर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये कभी भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे नहीं बनता है टेस्ट स्ट्रेटेजी। जैसे टेस्ट स्ट्रेटेजी है उसी तरह डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी होता है, उसी तरह डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी भी होता है, उसी तरह सपोर्ट स्ट्रेटेजी भी होता है। एंड दीज स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रिपेयर होता है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बनता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो स्ट्रेटेजी होता है, ये रेयरली चेंज होता है। एक बार बना तो ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स का आया तो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, और ईआरपी आया तो स्ट्रेटेजी चेंज कर नो।
ये फिक्स्ड होता है, स्ट्रेटजी चेंज होता है, बट इट टेक्स 5 to 10 years। और ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा बिजनेस ही शिफ्ट कर रही है किसी दूसरे तरफ, तब वो स्ट्रेटजी को चेंज करती है। बट ये फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता है स्ट्रेटजी, दिस इज फिक्स्ड। और सिंपल टेस्ट स्ट्रेटजी ही नहीं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी भी होती है, सपोर्ट स्ट्रेटजी भी होती है, फायरिंग स्ट्रेटजी भी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंट चेंज का मतलब 3 4 साल, कुछ कुछ स्ट्रेटजी तो कभी नहीं चेंज होती। सो स्ट्रेटजी नेवर प्रिपेयर्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल डॉक्यूमेंट। नाउ वी मेंशन दिस स्ट्रेटजी इन द टेस्ट प्लान। सो क्या करते हैं इस स्ट्रेटजी में, वी जस्ट टेक some excerpts from a strategy document from the organization level and paste here। और वो स्ट्रेटजी होती क्या है, बहुत डिप्लोमेट होता है स्ट्रेटजी, जो सेंटेंस होता है बहुत डिप्लोमेट। टेस्टिंग करना है तो हम यहाँ पे करते हैं, वी विल चेक, टेस्टिंग टीम विल चेक बेसिकली, टेस्टिंग टीम will check all the test coverage, all the requirement coverage, और टेस्टिंग टीम विल ऐसे, वो पॉइंट बाय मैं पॉइंट लिख देता हूँ, विल राइट टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस will be baseline before execution, relevant test technique will be applied for scenario identification and test data, bugs will be reported to tracking tool, bug tracking tool, regression, retesting activity will be performed to ensure all bugs are closed before delivery. Testing team will provide supportive documents for testing completeness। देखो ये पूरा डिप्लोमेटिक लिखा हुआ है, आपको तो देख के लग रहा होगा नहीं टेक्निकल चीज है, पूरा डिप्लोमेट लिखा हुआ है। भाई टेस्टिंग टीम को टेस्ट केस तो लिख रहा है, चलो ठीक है, टेस्ट केस विल बी बेस लाइन बिफोर एग्जीक्यूशन, हाँ जी टेस्ट केस बेस लाइन भी कर लेंगे, मतलब फ्रीज कर लेंगे कि अब उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होगा। देन रेलिवेंट टेस्ट टेक्निक विल बी अप्लाइड। भाई रेलिवेंट टेस्ट टेक्निक कौन सा है, बाउंड्री वैल्यू, इक्विवेलेंस क्लास, डिसीजन टेबल, कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, एरर गेसिंग और स्ट्रेट ट्रांजिशन, व्हाट टेक्निक। सो रेलिवेंट टेस्ट टेक्निक मतलब जब जिसकी जरूरत होगी, टेस्टिंग टीम के विजडम पर डिपेंड करता है, वो उसको अप्लाई करेगा। सिनारियो आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट डेटा आइडेंटिफिकेशन,
देन टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, बग मिलेगा तो बग एक रिपॉजिटरी के थ्रू, सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू जाएगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड बग ट्रैकिंग टूल। देन रिग्रेशन रीटेस्टिंग एक्टिविटी विल बी परफॉर्म। क्यों? क्योंकि इंश्योर करना है कि भाई डिलीवरी के पहले हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, सारे बग क्लोज हो जाए। अब इसमें कहीं पे भी हम देखो SIT, ये ST, ये सब मेंशन है, स्मोक नहीं मेंशन है ना, सैनिटी नहीं मेंशन है, बिकॉज हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। डिलीवरी में श्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी और श्योरिटी में फर्क है। सैनिटी करते हैं स्टेबल, बिल्ड मेरा स्टेबल है या नहीं, बट रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग वी परफॉर्म टू श्योर दैट ऑल रिपोर्टेड बग्स आर क्लोज्ड। देन द टेस्टिंग टीम विल प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई जो भी काम किए हैं तो उसका एविडेंस तो आपको देना पड़ेगा कि आपने काम नहीं तो रामलाल ने मेल किया, हाँ सब कुछ ठीक है जी हो गया, तो ऐसे तो काम होगा नहीं। हमें उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत चीजें बनेंगी, जैसे टेस्ट केस का सब लिखा तो RTM बनेगा। एग्जीक्यूशन, ये जो बग आया तो डिफेक्ट मैट्रिक्स। रिग्रेशन रीटेस्टिंग हो रहा है तो एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, डे बाय डे। तो दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सर और भी कुछ RTM चीज, क्या है ये? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अभी मैं दिखाऊंगा, और दिस इज ऑल इन द कन्वेंशनल सर, अजाइल में नहीं होता, कन्वेंशन। RTM में दिखाऊंगा क्या होता है। सैंपल एप्लीकेशन के लिए मैंने बना भी रखा है, आप बोलोगे तो आप लोग को मेल भी कर दूंगा। हालांकि टेस्ट प्लान तो मेल करूंगा ही, आगे भी और भी कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको मेल करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम आपने सुना है, आपने उसको एक्सपीरियंस, आपसे कोई पूछे कि देखा है बनाया है। अब बनाने में जो टाइम लगता है, जब आप डॉक्यूमेंट देख लोगे तो आप बना भी लोगे, क्योंकि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप बना सकते हो। फॉर्मेट आप उसको यूज कर सकते हो जो मैं आपको भेजूंगा। नाउ दिस इज द स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल डॉक्यूमेंट, हम वहां से उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, अपना कुछ भी यूज नहीं करते। सो यहाँ से एक चीज समझ लेना, अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यूअर कि हैव यू प्रिपेयर द टेस्ट प्लान, बोल सकते हो यस आई प्रिपेयर्ड टेस्ट प्लान। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बट आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। तो पूछेगा ओके हैव यू सीन द टेस्ट प्लान, यस आई हैव सीन, व्हाट आर द की कंटेंट्स, फीचर टू बी टेस्ट, फीचर नॉट टू बी टेस्ट, टेस्ट स्ट्रेटेजी। तो वो छूटते क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ओके व्हाट इज द टेस्ट स्ट्रेटेजी। सो व्हाट द आंसर विल, टेस्ट स्ट्रेटेजी बेसिकली is an organization level document. It's not a project to project based document. And we access the organization level document and find those excerpts from the organization level document, and we are going to use that in our test strategy. अब ये मत बोल देना कि we are copying and pasting here. We find and use those excerpts as a test strategy. ठीक है ना? उसके बाद आता है, Sir, test strategy will be prepared by business analyst. no, these are prepared by the technical director, senior most director, VP or CTO, Okay. basically who have having minimum 20 to 25 year experience. You can understand this. Okay.
then entry and exit criteria. So entry and exit criteria. What is this entry and exit criteria? We have seen हमारे पास कौन कौन सा टेस्टिंग का लेवल होता है सर? यूनिट, SIT, ST and UAT. As a tester, I perform these two, right? So when we will enter SIT and when we exit SIT, then we will enter, sorry, then we will enter, एग्जिट करेंगे इससे, उसके बाद हम एंटर करेंगे ST में, एंड देन ST से एग्जिट करेंगे. दिस इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. नाउ when we will enter when enter SIT, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम कब एंट्री करेंगे? सो द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन, ये मेंशन करते हैं हम टेस्ट प्लान में, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया के बाद लिखते हैं फॉर इन. अब मैं एग्जैक्टली वैसा लिख के आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा समझाने में, बट यू कैन अंडरस्टैंड. डॉक्यूमेंट दूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एंट्री क्राइटेरिया, टेस्टिंग टीम विल फॉलो, पहला, when all test cases are baseline. When application is ready. When resources, अब दो रिसोर्स होता है सर, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स और एक होता है फिजिकल रिसोर्स. या इसे फिजिकल ना बोल के ह्यूमन भी फिजिकल ही हो गया, बेटर टू यूज एसेट अवेलेबल. देन द फोर्थ, टाइम, सॉरी, बजट. एंड फिफ्थ, टाइम. ये पांच चीज जब तक नहीं, पांच, ऑल 5 पॉइंट्स होंगे तभी हम एंट्री करेंगे. टाइम कंस्ट्रेंट देखो बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में प्लानिंग के थ्रू काम होता है. एक स्टैंडर्ड कंपनी की बात मैं करूं, इवन मिड सेगमेंट के भी कंपनी, तो टाइम इज नॉट अ मेजर कंस्ट्रेंट, क्योंकि वहां पे वो टाइम देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए. तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, और हम टाइम बाय आउट भी उनसे करते हैं. जो हम उन्हें प्लान देते हैं वो आगे हम देखेंगे कि हम टाइम कैसे, कितना कैलकुलेट करते हैं और उन्हें देते हैं, तो वो हमें उतना अप्रूव करते हैं. एंड बजट, पैसा भी वो देते ही देते हैं. बट ये थ्री, ये पांचों होना ही चाहिए, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट. दो चीज तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो ठीक है, टेस्टर का काम नहीं है बजट, टाइम देना टेस्टर का काम है, बट बजट वो अपना मार्केटिंग वाले जाने, या जो इनवॉइस रेज करते हैं. हम अगर ऑन ट्रैक काम कर रहे हैं तो वो अपना काम देखेंगे. क्लाइंट से पैसा निकलवाना उनका काम है, दैट इज नॉट अ टेस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द फर्स्ट थिंग, व्हेन ऑल टेस्ट केसेस आर बेसलाइन, इट मीन्स कि जब टेस्ट केस हमने लिखा, अब ये रिव्यू हुआ, रिव्यू के बाद जो भी इसके रिव्यू कमेंट थे वो फिक्स हो गए टेस्ट केस में, तो दैट बिकम्स बेस लाइन.
या इसे हम बोलते हैं फ्रीज्ड भी। टेस्ट केस मेरा फ्रीज हो गया, मतलब अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे कुछ। नाउ सपोज करो वी हैव बेसलाइन टेस्ट केसेस, but still the application is under development. So can we enter? Of course not. So application भी रेडी होना चाहिए। पूरे एप्लीकेशन की बात नहीं, मान लो कि मेरे एप्लीकेशन में एज्यूम करो कि इतने मॉड्यूल हैं, ABCDEF, और बड़े बड़े मॉड्यूल हैं सारे। ए के अंदर मान लो कि 10 मॉड्यूल छोटे छोटे हैं, 10 अलग सब मॉड्यूल है, बी के अंदर भी 10 है, सी के अंदर भी 10 है, इसके अंदर 15 है, ऐसे ऐसे। तो वहां पे कंपनी क्या बोलती है ना कि इतने को एक पर्सन नहीं हैंडल कर सकता, तो वो क्या बना देते हैं, मॉड्यूल लीड बना देते हैं। एक एक पर्सन को मॉड्यूल लीड बना देते हैं। ठीक है। तो अब मान लो डेवलपर ने मुझे ये बना के दिया, मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है, एक सफिशियंट एप्लीकेशन है, लार्ज अमाउंट, बट उतना बड़ा भी नहीं है। तो ए मुझे मॉड्यूल डेवलपर दिया, तो ए का टेस्ट केस तो बेसलाइन हो ही जाना चाहिए, और ए फीचर मुझे मिल जाए। अगर एप्लीकेशन ए भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो हम अपनी टेस्टिंग एसआईटी फेज में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है ना। मान लेते हैं ये दोनों चीज हो गया, टेस्ट केस भी बेसलाइन हो गया, एप्लीकेशन भी मिल गया, एंड टेस्टर ने सब रिजाइन कर दिए, सब चले गए। तो क्या हम टेस्टिंग प्रोसीड कर सकते हैं एसआईटी? नहीं कर सकते, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। चलो ह्यूमन रिसोर्स भी हमने हायर कर लिया, आ गए, बट सिस्टम ही नहीं है। जो रिसोर्सेज चाहिए, एसेट, जो हार्डवेयर, मतलब जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, जो ये सारी चीजें चाहिए थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो बग ट्रैकिंग टूल हमें चाहिए था, जो बग हम रिपोर्ट करें, वही अभी नहीं हो पाया। तो भी हम अपनी टेस्टिंग नहीं स्टार्ट कर सकते एसआईटी। So these things are required to enter SIT phase, right? And exit criteria, अब हम एसआईटी से निकलेंगे तभी तो एंट्री करेंगे सर। अभी तो हमने एंट्री का देखा, अब एसआईटी से निकलेंगे तभी तो हम एंट्री करेंगे एसटी में, और हमें दोनों काम करना है। तो इसका जो एग्जिट क्राइटेरिया होगा, पहला, ऑल बग्स आर क्लोज्ड। दूसरा, एटलीस्ट all test cases are executed। तीसरा, टाइम लैप्स। फोर्थ, बजट एग्जॉस्टेड। ये चार में से कोई भी एक हो गया, नहीं, एक नहीं, देखो, ये डिपेंड करता है, पॉइंट 1 एंड 2 डिपेंड्स अपॉन द टाइम कंस्ट्रेंट। पहला है कि अगर मेरे पास सफिशियंट टाइम है, और मान लो मेरे पास 1,000 टेस्ट केसेस है, तो फर्स्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया, लेट से कि मुझे 5 दिन लगा, 2-3 टेस्टर की टीम है मेरी, 5 दिन में हमने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, और मेरे पास मान लो कि 15 दिन का टाइम है। ये कैसे टाइम 15 दिन का है, ये हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम एग्जैक्ट डेट कैसे, एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, वो हम निकालते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट करके अपना देखा, 15 दिन का टाइम है, तो 5 दिन में हमने फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बग्स वगैरह आए, लेट से 10, 20, 50, 100, कुछ भी बग आए, डेवलपर को हमने बग्स पूरा दे दिया। डेवलपर ने
3 दिन में सारे बग फिक्स कर लिए। ठीक। तो सेकेंड आइट्रेशन हमने अपना क्या किया, रीटेस्टिंग एंड देन रिग्रेशन। तो एग्जीक्यूट तो पूरे के पूरे 1000 टेस्ट केस कर रहे हैं। तो इस बार भी हमें लेट से कि अब थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं 5 दिन ही मान के चल रहा हूँ। अब 10 दिन में, अब सेकेंड आइट्रेशन के बाद सारे बग क्लोज हो गए, कुछ भी बग नहीं मिला। स्टिल वी हैव 5 days लेफ्ट, लेकिन सारे बग क्लोज हो गए। वी विल एग्जिट फ्रॉम द SIT। ठीक। नाउ द सेकेंड कंडीशन, जब मेरे पास मान लो कि यही है सेम, एंड दिस टाइम 1000 टेस्ट केस है, दिस टाइम वी हैव 5 days। फर्स्ट आइट्रेशन हमने किया, 5 days कंप्लीट। अब बग वगैरह जो भी आए, बग तो फिक्स हुआ नहीं, बग तो फिक्स हुआ नहीं, और टाइम हमारा लैप्स कर गया। अब हमने देखा कि मान लो कि 200 बग आए थे, मतलब 200 टेस्ट केस फेल हुए। तो ठीक है, बग फिक्स नहीं हुआ है, बग हमने रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन बग फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम ही, और फिक्स डेवलपर भी करके क्या करेगा, क्योंकि हमें तो मूव ही कर जाना है अब दूसरे फेज में, क्योंकि हमारा टाइम लैप्स हो चुका है। तो उस केस में हम मूव कर जाते हैं SIT से ST में। लेकिन कम से कम हमें इस केस में, टाइम लैप्स के भी केस में, ये तो पता चल गया कि वीक फेल टेस्ट केस हमारे कौन से हैं। तो इसे हम नेक्स्ट फेज में हैंडल कर लेंगे। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि हमारे फेल टेस्ट केस कौन से हैं, एप्लीकेशन में वीक पॉइंट क्या है। तो इसे हम अपना जो नेक्स्ट फेज में जब एंट्री करेंगे, मतलब SIT फेज में, सिस्टम टेस्टिंग फेज में, तो हम वहां पर इस चीज को एड्रेस कर लेंगे। सो दिस इज फॉर द, ये दोनों साथ चलता है, टाइम लैप्स हो गया तो हम करते हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा कि 1000 टेस्ट के, तीसरा सिनारियो आप सोचो, 1000 टेस्ट केस है और 2 दिन टाइम है, ऐसा प्लानिंग ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब ये भी जो है ना, ये बहुत रेयर केस में आएगा, और ये आएगा जरूर रेयर केस में, जब एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन आपका प्लान कर रहा है। जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 4 साल 5 साल 6 साल वाला अगर प्लान कर रहा है, तो आपको यही सिनारियो देखने को मिलेगा, यही सिनारियो देखने को मिलेगा। एंड दैट टाइम यू, आप सुनोगे अपने कलीग से और दोस्तों से भी, यार बहुत काम है, डेली 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में टाइम हमें लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? बिकॉज उसकी प्लानिंग ही गड़बड़ हुई। जब उससे पूछा गया टाइम, तो उसने रैंडमली टाइम निकाल के कुछ भी दे दिया। बेस्ड ऑन मैट्रिक्स अगर टाइम निकालता, तो उसके पास ऑलवेज एक्स्ट्रा टाइम होता, ऑलवेज एक्स्ट्रा टाइम होता। सो दिस इज फॉर एंट्री क्राइटेरिया फॉर SIT एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर SIT ना। अब एग्जिट हो गया SIT से, तो फिर से एंट्री करना है ST में, तो यही 5 चीज होंगे ST में भी, और ST से एग्जिट करना है तो यही 4 चीज होंगे। बजट का कंस्ट्रेंट देखो, लिखते तो हैं अपने प्लान में, लेकिन ये बहुत रेयर आता है। जैसे मैं छोटी मोटी कंपनी के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया है, एक स्टैंडर्ड कंपनी में ही काम किया है, जो CMM लेवल कंपनी थी, तो मुझे आज तक बजट का कभी चैलेंज फेस नहीं हुआ। अब छोटी मोटी कंपनी में तो खैर वो वेबसाइट बनवा रहा है, छोटा मोटा एप्लीकेशन, और क्या उनकी डील हुई है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट आज तक कभी
हुआ नहीं, क्योंकि देखो हर कंपनी पैसे के लिए काम करती है, और बजट उनका ऐसा होता है कि अगर मेरा रिसोर्स को मैं अगर मान लो एक टेस्टिंग टीम है मेरी, और मैं पूरा 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ पूरी टेस्टिंग टीम को, 1 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं 12 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि 24 लाख मांग लूं जस्ट डबल तो क्लाइंट दे दिया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। 12 लाख तो सिर्फ चला गया प्रोजेक्ट में, जो दिख रहा है आप, लेकिन जो टेस्टर काम कर रहा है वो इंटरनेट भी यूज कर रहा है, वो चाय कॉफी भी पी रहा है, लेट होगा ऑफिस में तो उसे कन्वेंस भी देना होगा या उसके लिए गाड़ी अरेंज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मान लो 10 बजे के बाद रुक गया तो उसके लिए मील भी अरेंज करना होगा। वो इंटरनेट यूज कर रहा है, वो पानी यूज कर रहा है ऑफिस का, उसका डेस्क साफ करने के लिए क्लीनिंग स्टाफ है, फैसिलिटी वाले, कुर्सी टूट रहा है, लाइट जा रही है तो जनरेटर चल रहा है, ये सब अनसिन कॉस्ट में आते हैं, तो वो भी बजट में एंट्री होता है। वो जो प्रोजेक्ट लाया है वो मार्केटिंग वाला लाया है तो उसकी भी सैलरी है, एचआर वाला जो हायर कर रहा है टेक्निकल टीम के लिए उसको भी देखना है, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो, विंडो मशीन यूज कर रहे हो तो इसका लाइसेंस कॉस्ट, आपको जो डेस्कटॉप लैपटॉप दे रखे हैं तो उसका जो रेंटल है या खरीदे हैं हम तो उसका भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो ये सब अनसिन कॉस्ट में आते हैं। तो 12 लाख तो हम सैलरी दे रहे हैं, तो अनसिन कॉस्ट कम से कम हमारा सब मिला के, अब मेरा 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मैं 1 साल के बाद सारे टेस्टिंग टीम को फायर तो नहीं कर दूंगा, उन्हें 2 साल 2 महीने 3 महीने मैं देखूंगा जितनी जल्दी वो दूसरे प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाए। अब ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट खत्म तो चलो हिंदी फिल्मों की तरह काम खत्म तो आदमी खत्म, तो मैं 12 लाख तो अपना प्रॉफिट रखूंगा, ये सैलरी में गया, प्लस कम से कम मैं 8 से 10 लाख अनसिन कॉस्ट के लिए रखता हूँ, तो बजट अब कितना हो गया, 24 10, मिनिमम 34 लाख। निगोशिएट करेगा क्लाइंट, चलो ठीक है 30 लाख में काम करेंगे। तो बजट भी एक निकालने का अलग तरीका है, जो कि हालांकि आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, कोकोमो मॉडल होता है, या फिर फंक्शन पॉइंट, या फिर डेल्फी, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करने के लिए कि कितना पैसा चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट, तो ये चीज आपके काम का नहीं है, सो लिव इट। तो मेनली मैं बताना चाह रहा था कि बजटरी कंस्ट्रेंट ना देखो कम होता है, ऐसा कोई क्लाइंट नहीं होता, या फिर कंपनी वहां जाती ही नहीं है, उन्हें पता होता है कि यार ये क्लाइंट हमारा कैसा है, दिस है दैट है ना। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्लियर है, कोई क्वेश्चन इसमें? नो? ओके, सो नेक्स्ट इज, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, फोर, फिफ्थ पॉइंट, पास एंड फेल क्राइटेरिया। ये इजी है। सो पास क्राइटेरिया के लिए हम लिखते हैं व्हेन एक्चुअल रिजल्ट met with requirement, then test case considered as pass, fail, बस ये 2 लाइन लिखते हैं, when actual result does not
met with requirement, then test case considered as fail। ये दो लाइन लिखते हैं, लेकिन ये दो लाइन अपने आप में आपको कंफ्यूज कर देगा। अभी क्या बोल रहे हैं? व्हेन एक्चुअल रिजल्ट met with test requirement, then test case considered as pass। अब सर टेस्ट केस हम लिखते हैं तो क्या होता है? टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, देन इनपुट होता है, एक्सपेक्टेड होता है, एंड एक्चुअल होता है। करेक्ट। इनपुट हम डालते हैं 2+2, एक्सपेक्टेड मेरा है 4 आना चाहिए, और कैलकुलेटर एक्सपेक्टेड मुझे दिखा रहा है, एक्चुअल मुझे दिखा रहा है 4। तो हम बोलते हैं मेरा टेस्ट केस पास हो गया। करेक्ट। लेकिन जो पास क्राइटेरिया बोल रहा है मेट विथ रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट सेइंग मेट विथ द एक्सपेक्टेड। दोनों में मेट डज नॉट मेट विद द रिक्वायरमेंट और मेट विद द रिक्वायरमेंट। ये कहीं पे भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं बोल रहा, और हम कर रहे हैं टेस्ट केस कंसीडर्ड एज पास, टेस्ट केस कंसीडर्ड एज फेल्ड। व्हाट इट मींस, ये एक्सपेक्टेड कहां से उठकर आया है? दिस एक्सपेक्टेड कम्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई वी रेफर, क्योंकि हमारा बाइबल, गीता, कुरान क्या है सर? हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट करना है ना। मेन तो हमारा रेफरेंस पॉइंट वही है। जैसे गीता में जो भी कि कुछ लिखा हुआ है, हर आदमी को समझ में आ रहा है, वो अपने हिसाब से उसको एनालिसिस कर रहा है, लेकिन मेन तो वही है। सो वी ऑलवेज रेफर, दैट इज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कि रिक्वायरमेंट से अगर मेरा एक्चुअल मैच कर रहा है तो मैं अपने टेस्ट केस को कंसीडर करूंगा कि पास है टेस्ट। इसलिए हम अपने पास क्राइटेरिया में ये चीज लिखते हैं। तो आपसे अगर इंटरव्यू में भी पूछे कि व्हाट इज द पास एंड फेल क्राइटेरिया, सो व्हाट यू विल आंसर? व्हेन एक्चुअल रिजल्ट मेट विद द रिक्वायरमेंट, नॉट एक्सपेक्टेड। व्हेन एक्चुअल रिजल्ट मेट विद द रिक्वायरमेंट, टेस्ट केस कंसीडर्ड एज पास। ये ध्यान रखना सब। और फेल क्राइटेरिया में व्हेन एक्चुअल रिजल्ट डज नॉट मेट विद द रिक्वायरमेंट। क्लियर है? यस सर। ना। यस। 6 होता है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। अब ये सिमिलर टू दिस है, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। सस्पेंशन का मतलब है सर कि हम अपनी टेस्टिंग को कब सस्पेंड करेंगे, और रेज्यूम हम कब करेंगे। तो सस्पेंड कब करेंगे? व्हेन टेस्ट केस आर नॉट बेसलाइन। दूसरा, अगर टेस्ट केस बेसलाइन है बट व्हेन एप्लीकेशन इज नॉट रेडी। तीसरा, एप्लीकेशन भी रेडी है, टेस्ट केस भी बेसलाइन है, देन व्हेन resources are not available। चौथा, रिसोर्स भी है, when budget is not approved। टाइम कंस्टेंट इसमें नहीं।
ये चार चीज अगर कोई भी एक मिसिंग है, सो वी सस्पेंड आवर टेस्टिंग। और जैसे ये आ गया अवेलेबल, एक भी चीज अगर मिसिंग है तो हम सस्पेंड कर देते हैं। और ये हमें बताता कौन है? ये दो तो हम खुद से ये निकाल सकते हैं, तीन। चौथा हमें हमारा मैनेजमेंट टीम बताता है कि अभी टेस्टिंग को होल्ड कर दो। अब वो रीजन बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऑर्डर आ जाएगा कि अभी टेस्टिंग को आप होल्ड कर दो, तो बस ठीक है, होल्ड कर दे रहे हैं, सब ठीक है। क्योंकि अब हम तो पूछने जाएंगे नहीं, हम तो वहां पे एक बहुत नीचे लेवल पे बैठे हुए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, क्लाइंट के साथ कुछ पंगा चल रहा है, वट एवर द इश्यू। ऊपर से आया कि भाई टेस्टिंग अभी होल्ड कर दो, ठीक है सर, होल्ड कर दो। जैसे जो भी चीज मिसिंग है अगर वो अवेलेबल है, सो हम उसको रिज्यूम कर देते हैं। जो भी चीज अगर अवेलेबल हो गया तो देन हम इसको टेस्टिंग को रिज्यूम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजम्पशन क्राइटेरिया, कि हम रिज्यूम कर रहे हैं टेस्टिंग। देन नेक्स्ट आता है स्केड्यूलिंग। यही आपको बताता है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। जो 15 दिन 5 दिन हम देख रहे थे ना, वो यही बताता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हम एफर्ट स्केड्यूलिंग करते हैं। एफर्ट स्केड्यूलिंग करते हैं। ये है आपका सेवेंथ। एंड देन एट्थ होता है रिस्क। देन नाइन होता है अप्रूवल। एंड टेंथ होता है क्लोजर, सॉरी, डिलीवरेबल। एंड द फाइनल होता है आपको क्लोजर। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन सबको मैं आपको समझा देता हूँ अभी, क्योंकि इसमें आपको करीब 20-25 मिनट लगेगा आपको समझाने में कि स्केड्यूलिंग हम कैसे करते हैं। और स्केड्यूलिंग दो चीज का होता है। पहला टेस्ट केस डिजाइन का, दूसरा होता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का। और डिजाइन प्लस हम बफर लेते हैं, इसमें भी हम बफर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने में आधा घंटा लगेगा, और उतना उतना देर आप लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जॉब भी कर रहे हो, कुछ लोग इसमें हैं। सो रिस्क, अप्रूवल, डिलीवरेबल और क्लोजर, ये बहुत इजीली हो जाएगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अप्रूवल का एक पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन हिस्ट्री होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में। जो ये मैंने आपको लिखा था ये चीज, तो बेसिकली अप्रूवल में वही आता है। तो ये सब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिस्क, अच्छा, पहले डिलीवरेबल बता देता हूँ। डिलीवरेबल क्या होता है बेसिकली कि जो हम टेस्टिंग करेंगे, तो क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस हम अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजमेंट को देंगे, दैट कम्स अंडर अ डिलीवरेबल। सो द पहले चीज होता है टेस्ट प्लान। यही डॉक्यूमेंट हम देते हैं जिसके अंदर हर चीज मेंशन होता है। क्लाइंट मेरा सबसे ज्यादा इसी का डिमांड करता है। दूसरा टेस्ट केस। तीसरा आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, वही मैं दिखा दूंगा। देन फोर्थ, वो मैं मेल भी कर दूंगा। फोर्थ, डिफेक्ट मैट्रिक्स। फिफ्थ,
आपको टेस्ट रिपोर्ट, ये 5 डॉक्यूमेंट तो हर हाल में देने हैं, ये हर हाल में देने हैं। कुछ कुछ क्लाइंट एक्स्ट्रा भी मांगता है, रिलीज नोट्स, रिलीज नोट्स भी मांग लेता है कुछ क्लाइंट। कुछ क्लाइंट आपके साथ ये भी बोलता है, भाई हमारा ना टेक्निकल टीम है नहीं, तो यही चीज आप हमें भी दे दो, एज ए गुडविल दे दो, हम आपको काम दिए हैं। तो आपका मैनेजमेंट टीम को बोलता है बेसिकली, जो भी मैनेजर होगा, और वो आपसे बनवाता है बेसिकली यूजर मैनुअल। लेकिन यहां तक तो मान के चलो कि अगर क्लाइंट बोल रहा है तो आपको देना ही देना है। ये आप, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि यूजर मैनुअल भी दे दो, आपको बोल रहा है, सो यू कैन डिस्कस विथ योर मैनेजर कि यार वो तो यूजर मैनुअल ही मांग रहा है, ये तो टेस्टिंग टीम का काम नहीं है, ये तो हम कैसे बनाए, क्यों बनाए यूजर मैनुअल। तो एक गुडविल के लिए होता है ना, कि आप फ्रिज खरीदने गए, तो दुकान वाले को आपने बोला, अच्छा फ्रिज में तुम ये दे रहे हो वो दे रहे हो, यार एक स्टैंड भी दे दो फ्री में। अरे सर उसमें तो पैसा लग जाएगा, ये है वो है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक गुडविल में कि चलो ठीक है, इनको दे देते हैं फ्री में, इनके थ्रू एक और कस्टमर मिल जाएगा, तो वो गुडविल में चलो यार ठीक है दे देते हैं। तो यूजर मैनुअल भी दे, बट दिस इज नॉट वैलिड डिमांड फ्रॉम द क्लाइंट। आप उसको चाहो, क्लाइंट को कभी डिनाई नहीं करना चाहिए, अन्नदाता है वही, ठीक है। आपको क्लाइंट कुछ मांग रहा है, अगर आप नहीं देना चाहते हो ना, तो फर्स्ट डिस्कस विथ योर टीम लीड और यार अगर मैनेजर है तो मैनेजर के साथ। लेकिन डायरेक्टली आप क्लाइंट को डिनाई मत करो, एक्सेप्ट भी मत करो। बोलोगे ठीक है, वी विल डिस्कस विथ एक्स वाई जेड, जो भी मैनेजर का नाम है, एंड वी विल डेफिनेटली विल डू द नीडफुल, डिप्लोमेटिक आंसर कर। अप्रूवल में क्या होता है कि ये टेस्ट प्लान, सपोज करो कि मैं टीम लीड हूं, मैंने टेस्ट प्लान बनाया। अब मेरे हाथ से जो बना हुआ टेस्ट प्लान है, क्या जरूरी है कि 100% सही होगा? नहीं। तो मैं अपना टेस्ट प्लान बना के किसको दूंगा? अपने सुपरवाइजर को रिव्यू करने। तो मैं दिया अपने मैनेजर को रिव्यू करने, तो मैनेजर ने रिव्यू किया, तो एक मैं टेबुलर फॉर्मेट यहाँ बना देता हूँ रिवीजन हिस्ट्री के अंदर ही है। डेट, ऑथर, रिव्यूअर, रिमार्क्स, सॉरी, इसको आप ऐसे दे दो, रिमार्क लास्ट में देंगे, इसको दे देते हैं, रिमार्क्स यहाँ देते हैं, और इन सबको वर्जन, रोल, नेम, ये ज्यादा से ये है। अब मान लो कि मैंने ये बनाया टेस्ट प्लान, आज हो गया 18 तारीख, टेस्ट प्लान बनाया मैंने 18 Feb 2025, पहली बार मैंने बनाया। सो दिस इज द ड्राफ्ट, तो दिस इज द ड्राफ्ट वर्जन। मेरा रोल क्या है? एज ए ऑथर, मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया, तो मेरा नाम क्या है? राहुल। रिमार्क्स नथिंग। अब मैंने दिया किसको? आपको। सपोज मैंने अजय को दिया, और अजय ने इसे रिव्यू किया। सो 19/2/2025 को रिव्यू किया, तो रिव्यूअर
नेम क्या था? अजय। एंड इसका रिमार्क्स सिंपल वन लाइन में लिखते हैं या दो तीन वर्ड्स में, प्रोवाइडेड रिमार्क्स ऑन ईमेल। नाउ अब मैंने इसे अपडेट किया 20/2025 को। सो नाउ इसका वर्जन हो गया 0.1। इसका वर्जन हो गया 0.1। ऑथर राहुल इनकॉर्पोरेटेड रिमार्क्स। नाउ नेक्स्ट, फिर से मैंने रिव्यू करने दिया। ठीक है, 21। और इस बार रिव्यू करने में कोई भी कमी नहीं मिली। सो द वर्जन विल चेंज 1.0। ये पॉइंट नहीं होगा, 1.0। मतलब अब ये डॉक्यूमेंट भी फिक्स्ड हो गया। सो 1.0 ऑथर, सॉरी, रोल ऑथर, ठीक है, राहुल, सॉरी ऑथर ने रिव्यूअर, एंड अजय फाइनल वर्जन, फाइनल अप्रूव। अजय ने इसे अप्रूव कर दिया। सो नाउ ये चीज यहीं पे हम लिख देते हैं, अप्रूवल, दिस टेस्ट प्लान इज अप्रूव्ड, रेफर रिवीजन हिस्ट्री। दैट्स इट। नाउ द रिस्क। रिस्क भी मैं आपको, ये तीन चीज मैं, अभी टाइम हो गया, अगर आप लोग 5-7 मिनट और लगेगा तो विल एक्सप्लेन दिस 7, 8 एंड 11 टुमारो। ओके, बट प्रायर टू दैट मैं आपको क्लोजर एक बार दिखा देता हूँ। जो हम टेस्ट क्लोजर बेसिकली क्या होता है, बहुत लोग टेस्ट रिपोर्ट ही उसको बोलते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट ही होता है बेसिकली, वो मेल के थ्रू जाता है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड कल मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यू कैन सी, दिस इज टेस्ट के एक सैंपल एप्लीकेशन मैंने आज ऐसे ही बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। प्रोजेक्ट नेम ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन वर्जन 2.1। ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे वर्जन 2.1 क्यों है, या 2.5 होगा, 2.10 होगा, या 3.1 होगा, वाई दिस इज कमिंग हियर। देन इसको मैंने उतना ये नहीं किया है कॉस्मेटिक थिंग, ये सिंपली ऐसे लिख दिया है ना। बट हियर you can see index, test summary, test objective, scope of testing, coverage, defect summary, key issue identified, challenge, risk, conclusion. So now if you click on this test summary, this is test objective, क्या हम कर रहे हैं, स्कोप ऑफ टेस्टिंग हमारा क्या है, एक्सक्लूड, व्हाट नॉट टू बी, टेस्टिंग एक्टिविटी, देन द कवरेज हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स में टेस्ट टाइप हमने कौन कौन सा किया, देन टोटल टेस्ट केस पास, फिर ये एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देन डिफेक्ट का मैट्रिक्स बनाया हमने। देन की इश्यू को क्या क्या हमें मिला था, चैलेंज एंड रिस्क क्या था, और मिटिगेशन मतलब जो चैलेंज आया सो हम कैसे उसे रिमूव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की है। देन लेसन लर्न एंड रिकमेंडेशन एंड फाइनल साइन ऑफ।
इन सब से मुझे अप्रूवल मिल गया, यस, ना, कंक्लूजन। अब ये प्रिपेयर्ड बाय राहुल स्वामी, यहाँ मैंने राहुल सिंह लिख दिया यहाँ पे। सो दिस विल गो टू ऑन टॉप। जो मैंने रिवीजन हिस्ट्री दिखाया था ना, वो रिवीजन हिस्ट्री भी यहीं पे बन के आएगा ऊपर। तो अभी मैंने पूरा कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए हैं। सो ये डेट ऐसे ही मैंने लिख दिया है। ओके। सो ये होता है आपका टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। ओके। एंड रेस्ट दिस थिंग, रिस्क क्लोजर मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं कल आपको और थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट, रिस्क भी इम्पोर्टेंट है, बट क्लोजर रिपोर्ट इट इज वन डॉक्यूमेंट विच, आप इस डॉक्यूमेंट को भी अगर मैं भेज दूंगा, देन यू कैन ऑल्सो रेफर दिस डॉक्यूमेंट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बस वहां पे कुछ चीजों को चेंज करना है, मैट्रिक्स चेंज करो, एंड दैट्स इट। ओके। कोई क्वेश्चन है आप लोग को तो बताओ। अब आप, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग।